अमर विधायक अख्तर इमाम साहब बेबाक बात करते हैं, सब्जेक्ट का लड़ाई लड़ते हैं, ईमानदार आदमी है, चोर नहीं है, नहीं है। दलाल को मैं दलाल बोलूंगा, मैं चोर को चोर बोलूंगा। सब तो जानते हैं ना कि नासिर ने तो चोर है कि रंगबाज है कि गुंडा है कि नेतागिरी कर रहा है कि गरीब का हक मांग रहा है, वो तो जनता जानती है। फायर हम तो एफ झेल ही रहे, बेल ले ही रहे, सिस्टम बाइज्जत बरी भी कर रहा है, कितना केस करेगा। ये महिलाएं डट कर इसके खिलाफ आवाज उठाए तो जेल। इस एरिया से लड़कियों को लेकर भेजा जाता है चंडीगढ़ और हरियाणा और यूपी में, जिसमें हम 32 लड़की को रिकवर करा है रेड लाइट एरिया से। उसको अगर उसमें हम काम करें अवैध देह व्यापार में, तो उसमें मेरे ऊपर एफ आई आर। यहाँ पे जो सुरजापुरी में राजवंशी और मुसलमान है, ये मौत से ज्यादा पुलिस से डरते हैं, इसी का गलत फायदा उठाते हैं। जो कोई भी किसी को भी हाथ छाप कर चुनाव निशान दे देगा, वो चुनाव जीत जाएगा। हम सब हम बिहारी सबसे ज्यादा हम हक मांगना नहीं जानते हैं। हाय, मेरा नाम इरशाद शेख है और आप देख रहे हैं इरशाद की रिपोर्ट। आज हमारे साथ जिला परिषद सदस्य और एग्रेसिव पॉलिटिक्स करने वाला युवा, जिनका नाम इंजीनियर नासिक नदीर साहब है, जो दावा करते हैं, जो बेबाक तरीके से अपनी बात रखते हैं और कहते हैं कि समाज में, सोसाइटी में हम अगर सिर्फ लड़ाई लड़ रहे हैं तो गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, बेबसों के लिए, लाचारों के लिए। तो आज जो है इस इंटरव्यू के ज़रिए हम आप तक इनके ज़रिए बताए गए उन बातों को पहुंचाने का काम करेंगे कि ये जिस तरह के दावे करते हैं, ये जिस तरह की बात जो है हर मंच पर कहने की कोशिश करते हैं, क्या हकीकत में ये उस तरह से जो है लोगों के लिए हमेशा सदैव तत्पर खड़े रहते हैं? क्या उसी तरह ये लोगों के लिए मैदान में उतर कर लड़ाई लड़ने का काम करते हैं? और आखिरकार पेशे से इंजीनियर होने के नाते इन्हें क्यों लगा, कब लगा कि पॉलिटिक्स एक ऐसा वे है सोसाइटी में चेंजेस लाने के लिए? नासिक नदीर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि पेशे से इंजीनियर होने के नाते आपने पॉलिटिक्स का रास्ता क्यों चुना? नहीं, बचपन से ही शौक था कि गरीब के बीच में रहना है, गरीब का खिदमत करना है। जब क्लास 1 to 10, जो 14 स्कूल में जाकर मैट्रिक की, हर क्लास में मॉनिटर रहना, मॉनिटर नहीं रहने के नहीं मिल पाता था मौका तो स्कूल चेंज करना। पर शुरू से ही शौक था कि हर कभी स्कूल में कोई प्रोग्राम हो स्टूडेंट लाइफ में, तो उसमें हमारा 100% भूमिका रहती थी स्कूल कैंपस के अंदर। तो शुरू से ही एक लगाव रहा है कि गरीब के बीच रहने का। तो अब जब शुरू से एक लगाव रहा है गरीब के बीच रहने का, तो कहीं ना कहीं आप अपने लिए भी गरीबों के सारे स्कोप ढूंढ रहे हैं। जैसे आज जिला परिषद सदस्य हैं, कल एमएलए बनने की चाह रख रहे हैं। देखिए, मेरी लाइफ का स्टार्टिंग है विधानसभा से, उसके बाद हम जिला परिषद चुनाव लड़े। हमारा संघर्ष सब्जेक्ट है कि इस क्षेत्र की समस्या क्या है, उस समस्या को लेकर हम धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, रोड जाम करते हैं, हाईवे जाम करते हैं, रेलवे जाम किए, जीएसटी में हम रोड में रहे, डोमिसाइल लागू होना चाहिए बिहार में, उसके लिए हम रोड में रहे, जीएसटी में रोड में रहे, दारूबंदी में रहे, रोड में रहे। आपका गरीब का कोई भी समस्या हो जाए जिससे हमको लगता है कि इसके लिए रोड में रहना चाहिए, हम रोड में रहते हैं। चाहत एक इंसान का होता है कि पैसा कमाना, एक इंसान का चाहत होता है कि हमको गरीब के लिए खड़ा होना। हम वही काम करते हैं, चाहत पैसा कमाना नहीं है। जो है बाप दादा का वो तो जो है सब जान रहे हैं, ऊपर वाला जो दिया है वो बहुत है। जैसे आप जो है अपनी हर बात में कह रहे हैं कि आपकी लड़ाई सिर्फ गरीब के लिए है, तो कहीं ना कहीं आपको पावर की ज़रूरत है कि ये सारी तैयारियां आप पावर के लिए हो रही है? देखिए सर, जिस तरह में हम चुनाव जीते मेरे क्षेत्र में, कोचाधामन सबसे बड़ा ब्लॉक है। अगर किसी गांव में आग लगता है, मेरे लाइफ में एक घटना हुआ, एक गांव में, कलकली गांव है मेरे पाटकी पंचायत में ही, मेरे सामने में 15 परिवार का घर जल के राख हो गया। आप जब गरीब के बीच रहिएगा ना, आपके सामने में अगर किसी गरीब का घर जलेगा ना, उसको आपको हर्ट होगा कैसा। सभी युवा साथी हमको बोले थे, पार्षद साहब कब आएगा बड़ा गाड़ी पर, कब आएगा बड़ा गाड़ी पर आग बुझाने वाला। लेकिन कोचाधामन सबसे बड़ा हॉट एरिया है, लेकिन एक बड़ा फायर ब्रिगेड का गाड़ी नहीं, आपदा विभाग, अग्निशामक वाहन एक जरूरत थे कोचाधामन में। उससे पहले हमारा मेरे ही जो धर्मपुरा ओपी में एक छोटा वाला फायर ब्रिगेड की गाड़ी की जरूरत थी।
हम उसके लिए भी रोड जाम किए, हमको 4 घंटा बाद हमको गाड़ी मिला। हम हमेशा हमारी लड़ाई है कि इस जोन में किसान बादोगंज जो 25 किलोमीटर का रेडियस है, इसके बीच में एक एम्बुलेंस की आवश्यकता थी। कभी भी सड़क दुर्घटना होता था, कोई महिला डिलीवरी है, एक एम्बुलेंस उसको किशनगंज कोचाधामन सदर हॉस्पिटल बादोगंज से आने आने में जो डिस्टेंस जो समय लगता था, कभी कभी सड़क दुर्घटना में हमको अपनी निजी गाड़ी से, कोई भी लीडर अपना निजी गाड़ी से कोई भी आदमी को लेके नहीं जा सकता है वो, क्योंकि एक बड़ी गाड़ी होती है, कीमत है उस गाड़ी का, उसमें ब्लड नहीं चलना चाहते आदमी, रिस्क नहीं लेना चाहता है। हम अपने से लेके जाते हैं। हमको उस चीज़ का सोल्यूशन क्या निकाले कि हमको एक एम्बुलेंस चाहिए था, हमने लिखित दिया, धरना किया, प्रदर्शन किया, हमको एक एम्बुलेंस मिला। इस जोन में एक पावर हाउस का आवश्यकता था, हमको उसके लिए हम लड़ाई लड़े, लगातार 4 साल से लड़ाई, 4 साल बाद उसका काम अब स्टार्ट हुआ। तो हमारी लड़ाई है कि हमारे कोचाधामन क्षेत्र में अगर 1200 एकड़ बिहार सरकार की जमीन है, तो उसमें हमको इंटरनेशनल स्टेडियम चाहिए। इस जोन में एक कैंसर हॉस्पिटल की आवश्यकता है। आपका पूर्णिया, पटना और कोलकाता, इस क्षेत्र का सभी पेशेंट कैंसर के उस जोन में जाते हैं। इस जोन में एक कैंसर हॉस्पिटल की आवश्यकता है। सर हमारा सवाल है कि इस जोन से आपको कोलकाता पटना हाईकोर्ट बहुत दूर डिस्टेंस है। एक हाईकोर्ट का एक बेंच चाहिए पूर्णिया सीमांचल में, पूर्णिया मंडल में हमको चाहिए। सर हमारा आपदा विभाग में हमारा इस जिला में 5 मुख्य नदी है। आपको टेरागाछ, दिगल बैंक, रतुआ, कनकी नदी, दिगल बैंक, ठाकुरगंज, कोचाधामन, पोठिया, महानंदा नदी, टोक नदी, मेची नदी, 5 मुख्य नदी, इसको बांध निर्माण कार्य की आवश्यकता है। सर ये हमारी लड़ाई है कि हमारी हजारों हेक्टेयर जमीन हर साल बहाई जाती है, हजारों परिवार बर्बाद हो जाते हैं, बेघर हो जाते हैं। हम सब हम बिहारी सबसे ज्यादा हम हक मांगना नहीं जानते हैं। इंडिया में 70% आदमी अनएजुकेटेड है, तो बिहार में आपका उससे ज्यादा रेशियो माना जाता है। और जिस वजह से हम बिहारी सबसे ज्यादा हम आपदा में घिरे हुए हैं, सबसे ज्यादा हम एजुकेशन सिस्टम में घिरे हुए हैं। सर जब स्कूल घूमने लगिएगा तो सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट टीचर की मांग, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, जब मिडिल स्कूल जाइएगा, प्राइमरी, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल में क्लास 6 7 8, मिडिल स्कूल में जो आपका सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट टीचर ही नहीं, 100% टीचर नहीं है मिडिल स्कूल में। मैंने सर्वे किया, मैं घूम घूम मैं लगातार स्कूल घूमता हूँ। इंग्लिश सब्जेक्ट बिहार बोर्ड में कंपलसरी होना चाहिए, क्यों नहीं होगा भाई? आफ्टर मैट्रिक स्टूडेंट को बहुत, नीट में, आपका टीईटी में, एनीथिंग, किसी चीज में भी, डिप्लोमा, मेरे साथ कई स्टूडेंट कर रहे थे, डिप्लोमा छोड़ दिए। इंग्लिश सब्जेक्ट बिहार बोर्ड में कंपलसरी चाहिए। अगर 500 नंबर का एग्जाम हो रहा है तो 600 नंबर की होनी चाहिए। सर हमारा वही मेरी लड़ाई है। सर अब जिस तरह के सभी जो डिमांड को एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि कोचा दमन समेत पूरे सीमांचल में इन इन चीज़ों की जो लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए, तो आखिर कमी कहाँ रही है? आखिर वजह क्या रही होगी कि आज तक जो है जिन्होंने भी इन क्षेत्रों में हुकूमत की, राज किया, जो है एमएलए बने, सांसद बने, तो कमी और वजह क्या रही होगी आपके हिसाब से जो अब तक ये काम नहीं हो पाया? सर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, ये कभी भी मंच में खड़े होते तो हमेशा 15 साल पहले क्या बात करते हैं कि मेरे से पहले जंगल राज था, ये था, वो था। और जब उनका वो मंच पे आते हैं तो इनके खिलाफ बात करते हैं। हम ये लोग कभी ये नहीं सोचे कि इंग्लिश सब्जेक्ट बिहार बोर्ड में कंपलसरी क्यों नहीं है। ये कभी ये क्यों नहीं सोचते हैं कि किसी गरीब का घर जलता है तो उसको 24 आवर के अंदर उसको जिसका जितना राशि मिला है, जला है, उसी हिसाब से उसकी राशि उसको मिलनी चाहिए। वो कभी वो 9,800 रुपया जो राशि मिलता है गवर्नमेंट का एक गरीब परिवार का घर जलने पर, वो राशि आपको 6 6 महीना, 1 1 साल लग जाता है उसको लेने में। सर सवाल है कि हम हक मांगना नहीं जानते हैं। इस जिला में कोई भी चुनाव, इंडिया गठबंधन का हाथ हाथ छाप लेके आ गया, चुनाव जीत गया। कोई भी किसी को भी हाथ छाप का चुनाव निशान दे देगा, चुनाव जीत जाएगा। इसके अंदर क्वालिटी है कि नहीं है, क्या है नहीं है, जो गरीब का बात क्यों नहीं करता है, जो क्षेत्र की बात क्यों नहीं करता है, जो बांध निर्माण की बात क्यों नहीं करता है। सर हम लोग तो संघर्ष कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, बड़े लीडर, हम उसके बारे में ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते हैं, वो लोग गार्जियन है। लेकिन हम लोग हमेशा, हम लास्ट 2014 से लेकर अब तक 11 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष मेरी लड़ाई है, संघर्ष हमको करना ही होगा। तो जैसे आपने कहा कि संघर्ष करना होगा और आपने ये भी ऐलान कर दिए हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे,
तो चुनाव को लेकर आपकी तैयारी क्या है? मिसाल के तौर पर आप किसी पार्टी से जुड़ेंगे, इंडिपेंडेंट लड़ेंगे या फिर किसी और तरह की रणनीति के सहारे जो है मैदान में उतरेंगे? देखिए, हम तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस में हैं। आगे क्या सिचुएशन, क्या रणनीति लेके आता है, क्योंकि बिहार और हिंदुस्तान में जातिवाद की राजनीति होती है और होनी चाहिए। जब 2% वाला प्रधानमंत्री बन सकता है मनमोहन सिंह, आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री, वो 2%, 20% क्यों नहीं सीएम बन सकता है? हमारी लड़ाई वहां भी है। जब से साबुद्दीन साहब, पूर्व सांसद सिवान, उनके साथ जो अत्याचार हुआ, तब से उसको कफन दफन के लिए भी नहीं आया, उनको मिट्टी तक, उनका डेड बॉडी तक सिवान लाने के लिए नहीं देने का कारण विपक्ष के साथ साथ पक्ष के भी कुछ कुछ लोग मिले हुए थे। मुसलमान की एक चेहरा की जरूरत है बिहार में, और 20% के राजनीतिक, मेरा सोच है कि आगे के राजनीतिक 20% का जो राजनीतिक है, इसको इसको अपना विचारधारा के साथ इसको आगे का राजनीतिक करेंगे और संगठन बना के इसको जो हक मांगना चाहिए, इंग्लिश सब्जेक्ट कंपलसरी भी होगा। हम लोग आपका डाक बंगला चौराहा है पटना, हम लोग वहां पे भी धरना करेंगे। जो लड़ाई है हम लोग संघर्ष करेंगे। तो ये समझना चाहूँगा कि जिस तरह की बातें आप कह रहे हैं, जिस तरह के दावे आप कर रहे हैं, तो यकीनन आज से 15 साल या 10 साल पहले यहाँ पर जो है एक पार्टी बाहर से आई, एआईएमआईएम। उन्होंने भी यही कहा कि सीमांचल पिछड़ा है, यहाँ पर एजुकेशन में जो है स्थिति बहुत ख़राब है, बाकी चीज़ें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर उन्होंने सवाल उठाए और अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की। तो जब चुनाव है, चुनाव से पहले वार पलटवार, टीका टिप्पणी जब होते रहते हैं, तो ऐसी पार्टी के बारे में आप क्या ख्याल रखते हैं? सर, उस बार जो 4-5 आदमी चुनाव जीते, 5 में 2 आदमी पॉलिटिकल थे, 3 आदमी, 2 आदमी आपका बिजनेसमैन थे। 3 आदमी बिजनेसमैन नेतागिरी नहीं कर सकता। बिजनेसमैन का काम है हमको पर डे कितना पैसा कमा रहे हैं, 10,000 कमा रहे कि 50,000 कमा रहे कि 1 लाख कमा रहे कि 10 लाख कमा रहे कि 1 करोड़ कमा रहे पर डे। बिजनेसमैन गरीब का समस्या नहीं कर समाधान कर सकता। बिजनेसमैन गरीब को 10% दे सकता है, लेकिन 10% देना जरूरी नहीं है। उसके लिए परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। मेरा जो थिंकिंग है, इस जिला में हम तो पहले भी बोले, पहले हम 20 साल पहले पैदा होते तो एमजीएम सुरजापुर का होता। हमारी लड़ाई तो वही है कि इस जिला में बड़े लीडर आते हैं, जो मन चाहता है वो करते हैं। पर कहीं न कहीं वो भी तो समाज की भलाई के लिए ही करते हैं या फिर अपने भलाई के लिए? सर, इस जिला में सबसे ज्यादा समस्या है बांध निर्माण कार्य, एजुकेशन सिस्टम। हम यहाँ पे जो सुरजापुरी में राजवंशी और मुसलमान है, ये मौत से ज्यादा पुलिस से डरते हैं, इसी का गलत फायदा उठाते हैं जो बाहर से आए हुए लीडर यहाँ के नेतागिरी कर रहे हैं। आप कांग्रेस में ही बने रहेंगे या फिर किसी पार्टी का दामन थामेंगे? आपको क्या लगता है? क्योंकि जब आप भूख हड़ताल किए थे तो आपको जो है सिंपैथी लगभग सभी पार्टियों से मिले हैं जिनकी लड़ाई एनडीए से है। सर, समय आएगा, समय क्या क्या लेके आता है, क्या कहता है, समय बलवान है, समय का इंतजार करेंगे। तो मानिए अगर आप युवा युवा हैं और युवा के लिए, गरीबों के लिए आप अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो जो भी युवा ये इंटरव्यू देखेगा, चाहे किसी भी जगह से बिलोंग करता हो, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? एजुकेशन सिस्टम में काम करने की जरूरत है सभी युवाओं को। हक मांगना नहीं जानते हैं। मौत से ज्यादा जो पुलिस से डरते हैं, रीजन यही कि पढ़ा लिखा नहीं है। हम लोग बोल्ड होकर बात नहीं करते हैं प्रशासन पदाधिकारी को। कोई भी थाना में कोई थाना अध्यक्ष आता है तो गुलस्ता देके हम लोग मुबारकबाद देते हैं कि आइए दलाली कीजिए थाना में। बोल्ड होने की जरूरत है। तो आगे आपसे ये समझना चाहूँगा कि आपने जो है तमाम बेसिक जो है रिक्वायरमेंट गिनाए, तो आपको नहीं लगता है कि बेरोज़गार और पलायन सीमांचल जैसे क्षेत्रों का सबसे बड़ा मुद्दा है और समस्या भी? सर, हाँ, 1200 एकड़ जो जमीन है ना बिहार सरकार की, उसमें इंटरनेशनल स्टेडियम बनेगा, कैंसर हॉस्पिटल बनेगा। अगर एएमयू नहीं बन रहा है किसान जिला में तो जेएनयू खूब बनेगा उसमें। सर, ये मेरी 2026 में मेरी सबसे बड़ी लड़ाई करने जा रहे हैं 2 जनवरी से।
उससे पहले राजनीति का जो स्तर है कहाँ तक पहुंचता है, कहाँ तक क्या करते हैं, लेकिन जहाँ पे वो 1200 एकड़ में जो बनेगा तो कितने आदमी को रोजगार मिलेगा। एक आदमी चाय का दुकान भी खोल देने से 5-6 का दिन कमाएगा। वो दिल्ली एम्स देख लिए, पटना एम्स देख लिए, कहीं पे भी देख लीजिए, तो रोजगार एक प्लान, एक बहुत बड़ा रास्ता वहां से भी निकल सकता है और निकलेगा। उसके साथ साथ मक्का का जो इंडस्ट्री वाला डिपार्टमेंट है, उसके उसके साथ साथ और आम आदमी जो है, जो कितना किसान है, किसान को जो लाभ नहीं मिल पा रहा है, वो खाद के माध्यम से, वो गाड़ी घोड़ा के माध्यम से, जो कि एग्रीकल्चर में जो सब्सिडी मिलता है उसके माध्यम से, उस चीज को जागरूक करने की जरूरत है। हम लोग उसमें भी काम करेंगे। तो आगे समझना चाहूँगा कि आप जिस तरह जो है हर तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं और आपने ज़िक्र किया कि किसी मामले में आप जेल भी जा चुके हैं और आपके ऊपर कई सारे एफआईआर भी है। तो आप क्या बता सकते हैं कि आप जिस तरह सोसाइटी में चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हिंसक तरीके से या अहिंसक तरीके से? सर, हमारा सवाल है कि इस जिला में 125 पंचायत है और 125 रजिस्टर्ड नर्सिंग होम है, 218 अवैध है। 125 पंचायत में 218 नर्सिंग होम, सबसे ज्यादा महिलाएं डेट करती है। 2013-14 में डेट करती थी महिलाएं महिलाएं 18 से 20। अभी के डेट में महिला डेट करती है 180 से 190 पर डे, पर मंथ। ये महिलाएं डेट कर इसके खिलाफ आवाज उठाए तो जेल। इस एरिया से लड़कियों को लेकर भेजा जाता है चंडीगढ़ और हरियाणा और यूपी में, जिसमें हम 32 लड़की को रिकवर करा है रेड लाइट एरिया से। उसको अगर उसमें हम काम करें अवैध देह व्यापार में, तो उसमें मेरे ऊपर एफआईआर। इस जिला में क्लाइमेट पर बात करें, इस जिला में अगर प्लांट लगाना चाहिए, अगर एक रोड बनता है, हाईवे या स्टेट हाईवे या प्रधानमंत्री योजना किसी कोई भी, तो उसमें कितना प्लांट लगना चाहिए, प्लांट नहीं लगता। उसमें अगर काम करेंगे, इस जिला में अवैध खनन होता है, उसमें अगर हम रोड जाम करें, हाईवे जाम करें और गरीबों के लिए आवाज में बात करें, तो मेरे ऊपर एफआईआर। हम तो एफआईआर झेल ही रहे, बेल ले ही रहे। सिस्टम बाइज्जत बरी भी कर रहा है। कितना केस करेगा? 49 केस हो गया मेरे ऊपर। 39 बाइज्जत बरी है। 39 पे 39 थाना अध्यक्ष पर हम कोई हाईकोर्ट में याचिका दायर की कि मैं बाइज्जत बरी हो गया हूँ, आपने मेरा लाइफ को बर्बाद क्यों किया। मैं स्टूडेंट लाइफ में, जब मैं इंजीनियर का पढ़ाई करता था, मेरा लाइफ को बर्बाद क्यों किया आपने। मैं तो याचिका दायर किया है हाईकोर्ट में। अब समय आएगा तो बाकी लोग क्या जजमेंट, क्या आता है रिजल्ट, समझ में आएगा सभी थाना अध्यक्ष को। सब तो जानते हैं ना कि नासिर नदीर चोर है, कि रंगबाज है, कि गुंडा है, कि नेतागिरी कर रहा है, कि गरीब का हक मांग रहा है। वो तो जनता जानती है। प्रशासन तो जान रहा है कि हम पूर्ति का गलत फायदा उठाए। तो जैसे अभी आपने कहा कि किसी भी मुद्दे पर जब आप अपनी बेबाक तरीके से बात रखते हैं तो आप पर जो है एफआईआर लगा दिया जाता है। तो नासिर नदीर के पास जो है दो ऑप्शन है, एक अपने एग्जिस्टेंस की लड़ाई और एक दूसरी लड़ाई यहाँ के गरीबों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए। दोनों को बैलेंस बनाना पॉसिबल है? सर, बात यह कि जब विपक्ष में लगातार 11 साल आप मेहनत कीजिएगा ना, केस खाना होगा। सरकार के आदमी हमेशा सोचते हैं कि हमसे आगे ये नहीं बढ़ रही, ये आगे बढ़ रहा है। सरकार के आदमी केस करवाए। सर, सरकार के आदमी थाना में 4 घंटा उल्टा लटका के हमको मरवाए। सरकार के ही आदमी, आपका एक आसिफ का एक मामला हुआ था, एक जिला जी। परिषद लड़े थे, उसको भी थाना में उल्टा, वो थाना में उसके साथ मेंटली टॉर्चर के साथ उसको बहुत मारा पीटा। वो भी तो झला हुआ इंसान है। सर, सिस्टम इस जिला में, इस जिला में नहीं, पूरे इंडिया में विपक्ष का जो राजनीति कीजिएगा तो उसमें थोड़ा झेलना पड़ेगा। झेल रहे हैं। तो जब विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं उसमें झेलना पड़ रहा है, तो जब आप पक्ष में आएंगे तो कोई मैसेज देना चाहेंगे यहाँ के प्रशासन को? हम तो काम करना जानते हैं। मेरे अध्यक्षता में झूठा एफआईआर नहीं होता है। मेरे अध्यक्षता में थाना प्रभारी मनमानी नहीं करते हैं। एक दूसरे का कोऑपरेट रहता है, काम करते हैं। नासिर नदीर साहब इस लड़ाई में अकेले हैं कि और भी युवा उनके साथ है? देखिए, संघर्ष में जब आगे बढ़िएगा ना, एक वो लाइन नहीं बोलता है, हम तो चले थे कारवां बनता गया, क्या 2 लाइन है वो। जी। हम चलते रहते हैं। मेरे पीछे कौन है हम घूम के नहीं देखते हैं। हमारी लड़ाई सब्जेक्ट की लड़ाई भी, गरीब की समस्याओं की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। पीछे हमें घूम के नहीं देखने की आदत है कि कौन है, नहीं है, कहाँ है, कौन है, कहाँ आ रहा है। सभी युवा जानते हैं कि नासिर नजरी संघर्ष करने वाला आदमी है कि नहीं है। हम किसी के पीछे घूमने वाला आदमी नहीं है। दलाल को मैं दलाल बोलूंगा, मैं चोर को चोर बोलूंगा, मैं, मुझे पैसा नहीं चाहिए। मैं चोर को चोर नहीं बोलूं तो मैं नेतागिरी क्यों करूं। मैं हक नहीं बोलूं, हक तो बोलेंगे हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। तो नासिर नदीर साहब जिनके लिए ये सारी लड़ाई लड़ रहे हैं और चुनाव से पहले यकीनन आप जनता के पास जाएंगे, वोट मांगेंगे, अपने पैर को मजबूत करने की कोशिश करेंगे,
तो कोचा दमन समेत अगर सीमांचल बिहार के लोग इस इंटरव्यू को देखते हैं तो उनको कोई खास मैसेज देना चाहेंगे ताकि चुनाव से पहले वो भी अलर्ट हो जाए, एक्टिव हो जाए, अवेयर हो जाए? नहीं नहीं, संघर्ष करना चाहिए, संघर्ष सभी को करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। हमारी लड़ाई है सब्जेक्ट की लड़ाई। हम विधानसभा चुनाव भी लड़े थे तो हम सब्जेक्ट की लड़ाई लड़े थे। सर एक छोटा सा ले ले, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम कोटा वाला, 5 किलो अनाज में 3 किलो अनाज गरीब को मिलता है, कोई कोई 12 महीना में आपका 10 महीना अनाज मिलेगा, 2 महीना अनाज गायब। छोटा सा सर 5 किलो अनाज को भी नहीं छोड़ता है यहाँ का सिस्टम। सर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम कोटा वाला का सरकारी एक वेतन क्यों नहीं फिक्स? उस सर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कोटा वाला को जो बोरा आता है एमओ देते हैं, उसमें अगर 50 किलो अनाज होना चाहिए तो उसमें आपका रहेगा कितना, 42 किलो 43 किलो अनाज। वो 8 किलो अनाज कहाँ गया? सर भ्रष्ट हो गया, हम तंग आ गए हैं। ऐसा सिचुएशन आया कि विधानसभा से पहले हम जिला परिषद से भी इस्तीफा देके हम इस सरकार से तंग आ चुके हैं। हम हमारी सब्जेक्ट की लड़ाई हम पटना बैठ के अलग राजनीति कर सकते हैं। हम ये भ्रष्ट सरकार के अंडर हम नहीं काम करने लायक है सर। कोई भी मनरेगा चले 70% पीसी, जिला परिषद में 45% पीसी। सर बगैर पीसी का काम नहीं। थाना में जब तक पैसा नहीं दीजिएगा, दलाली नहीं दीजिएगा, ब्लॉक में दलाली नहीं कीजिएगा, आप बढ़िया काम नहीं कर रहे। आप बगैर पैसा का आपको कुछ नहीं होने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री से सर हम तंग आ चुके हैं। हम लोग नई जनरेशन के जितने युवा हैं, हम लोग सब देख रहे हैं कि लालू प्रसाद पूर्व मुख्यमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, ये दोनों को हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। इन लोग दोनों का नाम नहीं सुनना चाहते हैं। और आगे की भविष्य का राजनीतिक, बिहार का राजा कौन होगा, बिहार को कौन संभालेंगे, बिहार का सीएम कौन होगा, सर वो समय का तय करेगा। तो जैसे अभी आपने कहा कि आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और बिहार में लगभग कई जिलों में जो है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। तो आप कहना क्या चाहेंगे, क्योंकि आप जो है अपने बयानों के जरिए वर्तमान के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री जो लालू प्रसाद यादव जी है दोनों को टारगेट कर रहे हैं, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? सर मुसलमान, बिहार में मुसलमान का एक बड़ा लीडर की आवश्यकता है। कोई रहनुमा नहीं है मुसलमान का, एक रहनुमा चाहिए बिहार में। कोई नाम सजेस्ट कर सकते हैं? सर बिहार में एक बढ़िया लीडर चाहिए जो बेबाक बोले, बेबाक बात करे। अभी है कोई जो बन सकता है? सर माननीय अमर विधायक अख्तर इमाम साहब बेबाक बात करते हैं, सब्जेक्ट का लड़ाई लड़ते हैं, ईमानदार आदमी है, चोर नहीं है। इस तरह बहुत आदमी है बिहार में जो बेबाक बात करते हैं। तो अगर वो बिहार के मुसलमानों का सबसे बेहतर और बढ़िया लीडर बन सकते हैं तो क्या नासिक नदीर साहब उनको सपोर्ट करेंगे? सर हम कौन बोलता है, पूरे बिहार का युवा सपोर्ट करेगा, समय आने दीजिए। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी।